हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑन योर यूट्यूब चैनल स्टडी जोन विद शेखर सर। तो ये कोटेशन आपके लिए। तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, बना के रास्ता जो भीड़ में आसानी से निकल गया। तो दोस्तों, कंपटीशन के इस दौर में आज सफल हो पाना उतना आसान नहीं है। इसके लिए हमें भीड़ चाल से हटना होगा और अपनी तैयारी करने के तरीकों में स्मार्टनेस लानी होगी, जिससे कि हमारी तैयारी अधिक से अधिक मजबूत हो सके और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। So let's start the video. Today we are going to discuss about force and law of motion. तो सबसे पहले हम यहाँ पे बल के बारे में पढ़ेंगे। बल क्या होता है? जब किसी वस्तु पर धक्का या खिंचाव लगाया जाता है तो उसकी अवस्था या आकार में परिवर्तन हो सकता है, उसे बल कहते हैं। जब किसी वस्तु पर धक्का या खिंचाव लगाया जाता है जिससे उसकी आकृति या आकार में परिवर्तन होता है तो उस धक्का या बल को क्या बोलते हैं? उस धक्का या खिंचाव को क्या बोलते हैं? बल कहते हैं। दूसरी परिभाषा में से इस तरीके से देख सकते हैं कि बल वह बाह्य कारक है जो वस्तु की गति या विराम की अवस्था में परिवर्तन करता है या करने का प्रयास करता है। जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो अगर वस्तु स्थिर है तो उस स्थिर वस्तु को क्या कर देगा? ये गति में कर देगा। और यदि वस्तु गतिशील है तो वो क्या कर देगा? इसे स्थिर कर देगा। बल का ऐसा ही मात्रक किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। इसे हम न्यूटन भी कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे बलों के प्रभाव के बारे में। तो जब बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहे होते हैं तो निम्न परिवर्तन देखने को मिलते हैं। पहला, स्थिर वस्तु गतिशील हो सकती है, गतिशील वस्तु रुक सकती है, वस्तु की चाल में परिवर्तन हो सकता है, दिशा में परिवर्तन हो सकता है, आकृति और आकार में परिवर्तन हो सकता है। ये सभी परिवर्तन तब आते हैं जब किसी वस्तु पर कोई बल कार्य कर रहा होता है। अगर वस्तु स्थिर है तो वह गति में हो जाएगी, और यदि वस्तु गतिशील है तो वह स्थिर हो जाएगी, और यदि वस्तु की चाल समान है तो उस पर बल लगाने पर वो परिवर्तित हो सकती है, और यदि दिशा में परिवर्तन भी हो सकता है यदि किसी वस्तु पर बल लग रहा हो। आकृति और आकार में परिवर्तन हो ही जाता है। आगे हम प्रकार देखेंगे बलों के। तो पहला प्रकार मानते हैं हम संतुलित बल। तो संतुलित बल वे बल होते हैं जब किसी वस्तु पर बलों का कुल प्रभाव शून्य होता है, उसे क्या बोलते हैं? संतुलित बल। कुल प्रभाव शून्य का मतलब होता है समान, दोनों तरफ से समान बल लग रहा हो और दिशा विपरीत हो। जैसे यहाँ पे हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि दो व्यक्ति इधर से बल लगा रहे हैं रस्सी पर और दो इधर से लग रहा है। तो क्या यहाँ पे रस्सी इधर से उधर जाएगी? नहीं, ये स्थिर रहेगी यहाँ पे। तो यहाँ से ये निष्कर्ष निकलता है कि जब किसी वस्तु पर संतुलित बल कार्य कर रहे होते हैं तो वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है और न ही वस्तु की गति में कोई परिवर्तन होता है। अगर वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, और यदि वस्तु गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी उसी वेग से। आगे असंतुलित बल देखेंगे। असंतुलित बल क्या होता है? जब किसी वस्तु पर लगाए गए बलों का कुल प्रभाव शून्य नहीं होता है तो उसे क्या बोलते हैं? असंतुलित बल बोलते हैं। इन बलों के कारण वस्तु की गति में परिवर्तन होता है, दिशा में परिवर्तन होता है और वस्तु का आकार बदल सकता है। जैसे यहाँ पे डायग्राम से देख सकते हैं, इधर से दो व्यक्ति कार्य कर रहे हैं रस्सी पर और इधर एक व्यक्ति कार्य कर रहा है। तो जिधर ज़्यादा बल होगा गति किधर होगी? उसी बल की तरफ होगी। तो इधर से दो व्यक्ति बल लगा रहे हैं तो वस्तु की जो गति होगी इसी दिशा में होगी। ठीक है। आगे हम देखते हैं मुख्य बलों को दो भागों में और बांट सकते हैं संपर्क के आधार पे। एक तो संपर्क बल और एक असंपर्क बल। तो संपर्क बल क्या होते हैं? संपर्क बल वे बल होते हैं जो किसी निकाय या वस्तु पर उसके संपर्क में आने पर लगते हैं। मतलब इसमें वस्तु का दोनों वस्तुओं का संपर्क में होना जरूरी है। जैसे घर्षण बल हुआ, स्प्रिंग बल हुआ, पेशी बल हुआ। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये तभी कार्य करेंगे जब संपर्क में आया जाएगा। यहाँ पेशी बल देख सकते हैं, यहाँ पे जो बॉडी बिल्डर है ये इसको उठा रहा है तो ये संपर्क में आई है तभी ये बल लग रहा है। और स्प्रिंग को जब हम खींचते हैं तो संपर्क में आना जरूरी है, और जब फ्रिक्शन जो फोर्स होता है उसमें तो संपर्क होता ही होता है। जैसे हम चल रहे हैं तो जमीन और हमारे बीच जो संपर्क रहता है वो होता है। अगला है हमारा असंपर्क बल। असंपर्क बल क्या होते हैं? असंपर्क बल वे बल होते हैं जो एक दूसरे के संपर्क में आए बिना ही महसूस होते हैं, असंपर्क बल कहलाते हैं। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल, विद्युत बल। ये तीनों बल वो हैं जो एक दूसरे के दो वस्तुओं के मध्य लग रहे होते हैं या महसूस होते हैं लेकिन संपर्क में नहीं आते। जैसे सूर्य और पृथ्वी की बात करें तो एक दूसरे के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक दूसरे पर बल लगाते हैं लेकिन संपर्क में नहीं आते हैं। चुंबक आपने देखी होंगी। चुंबक में क्या होता है? जब दो चुंबकों को आपस में एक दूसरे के पास लाया जाता है तो वो संपर्क में आने से पहले ही बल महसूस करने लग जाती हैं। ऐसे ही विद्युत बल होता है। आगे देखते हैं हम न्यूटन के गति के नियम।
न्यूटन के गति के नियम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गैलीलियो के प्रयोगों के आधार पर 1886 में आइजैक न्यूटन ने पिंडों की गति के संबंध में 3 महत्वपूर्ण नियम दिए। तो गति के कितने नियम दिए न्यूटन ने? 3 नियम दिए। और किसके आधार पर दिए? गैलीलियो के प्रयोगों के आधार पर। तो 3 नियम कौन कौन से थे? पहला गति का प्रथम नियम जिसे हम क्या बोलते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं। दूसरा गति का दूसरा नियम जिसे हम संवेग का नियम कहते हैं। और तीसरा गति का नियम क्या होता है? क्रिया प्रतिक्रिया नियम। तो न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए जिन्हें हम न्यूटन की गति के नियम कहते हैं। पहला जड़त्व का नियम, दूसरा संवेग का नियम, तीसरा क्रिया प्रतिक्रिया नियम। तो पहला नियम पढ़ते हैं हम। तो पहला नियम क्या है? जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया। तो यह गति का पहला नियम है। ये नियम क्या कहता है? इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहना चाहेगी, और यदि वह वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वह गतिशील ही रहना चाहेगी जब तक उस पर कोई बाहर से बल ना लगाया जाए। जैसे यहाँ पे हम इस चित्र से देख सकते हैं, ये फुटबॉल है। अब ये इस तरह रखी हुई है तो ये ऐसे ही रखी रहना चाहिए जब तक इस पर क्या बाहर से मतलब किक मार के इसे आगे ना भेजा जाए। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अभी यहाँ पे वस्तु इस तरह है तो इस तरह रहे, लेकिन जैसे ही हम इस पर बल लगाते हैं, किक मारते हैं, तो ये गेंद यहाँ से होकर कहाँ पहुँच जाती है? आगे बढ़ जाती है। अब पहले जड़त्व का नियम पढ़ा हमने, उससे अब यहाँ पे हम ये भी जान लेते हैं जड़त्व क्या होता है। तो जड़त्व क्या है? एक गुण है। क्या है? एक गुण है किसी वस्तु का। तो किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण कोई वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है जड़त्व कहलाता है। दोबारा समझिए, किसी वस्तु का वह गुण जो जिसके कारण कोई वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। अर्थात यदि वस्तु गतिशील है तो गतिशील ही रहना चाहेगी, और यदि वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर ही रहना चाहेगी। जड़त्व 2 प्रकार का होता है यहाँ पे। पहला तो विराम का जड़त्व और दूसरा गति का जड़त्व। यहाँ पे बात हो रही है ना कि वस्तु गतिशील है तो गतिशील मतलब गति का जड़त्व, और यदि स्थिर है तो विराम का जड़त्व। किसी वस्तु के जड़त्व का गुण उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। यदि वस्तु का द्रव्यमान अधिक है तो जड़त्व का गुण अधिक होगा, और यदि द्रव्यमान कम है तो जड़त्व का गुण कम होगा। जड़त्व का मतलब होता है स्थिर रहना या गतिशील रहना। तो यहाँ पे हम इसे इस तरीके से देख सकते हैं कि अगर किसी वस्तु का वजन ज़्यादा है, द्रव्यमान ज़्यादा है, तो हम उसे उसकी स्थिति से आगे गति कराने के लिए, मूव कराने के लिए हमें ज़्यादा बल लगाना होगा। और यदि वस्तु का द्रव्यमान कम है तो हम उसे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह बल लगाकर हटा सकते हैं। पढ़ते हैं विराम का जड़त्व। तो विराम का जड़त्व क्या कहता है? यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहर से बल आरोपित ना हो। तो आप समझ पाए होंगे कि विराम का जो जड़त्व क्या कहता है? यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर ही रहेगी, और यदि कब तक? जब तक उस पर बाह्य बल आरोपित ना हो। इसके उदाहरण देख सकते हैं हम। कई उदाहरण हमारे जीवन में देखने को मिलते हैं जड़त्व के। विराम का जड़त्व के उदाहरण हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एक व्यक्ति अगर बस में खड़ा है तो अचानक बस चलने लगे तो वह व्यक्ति पीछे की तरफ गिरेगा, क्योंकि बस और वह व्यक्ति दोनों ही विराम अवस्था में है। बस के चलने से व्यक्ति के पैर तो गति में आ गए, परंतु शरीर का अतिरिक्त भाग विराम अवस्था में ही रहता है। इसी कारण व्यक्ति पीछे की ओर गिरता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे ये कोई बस है या गाड़ी है, इसमें कोई व्यक्ति खड़ा है। ऐसे जैसे ही ये बस खड़ी हुई है, जैसे ही ये बस चलना स्टार्ट करती है तो ये दोनों बस और जो व्यक्ति दोनों ही विराम अवस्था में थे एक साथ। जैसे ही बस आगे बढ़ेगी तो जो व्यक्ति के पैर हैं वो तो इसके साथ संपर्क में है बस के, तो ये भी आगे बढ़ेंगे। लेकिन जो ऊपर का हिस्सा है ये विराम अवस्था में है, तो ये वहीं रहना चाहेगा। तो ये वहीं रहना चाहता है, इसलिए व्यक्ति को जो पैर तो आगे बढ़ जाते हैं लेकिन शरीर वहीं रह जाता है, इसलिए व्यक्ति पीछे की ओर गिरता है। दूसरा उदाहरण हम ये देख सकते हैं कि दरी या कंबल को डंडे से पीटने पर धूल के कण अलग हो जाते हैं, क्योंकि जो धूल के कण थे वह दरी या कंबल के साथ विराम अवस्था में थे। लेकिन जैसे ही डंडे से दरी या कंबल को पीटा जाता है तो वह गति करते हैं, और जो धूल के कण थे वह स्थिर ही रहते हैं, इसलिए वह नीचे गिर जाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, जैसे किसी कंबल को जब हम बाहर डंडे से पीटते हैं तो उससे धूल के कण बाहर निकलते हैं। क्यों निकलते हैं? क्योंकि जैसे ही हम उसे पीटते हैं तो जो कंबल है वो आगे की तरफ जाता है, लेकिन कण वहीं रह जाते हैं और वो नीचे गिर जाते हैं। अगला उदाहरण हम यहाँ से देख सकते हैं कि गिलास के ऊपर रखा कोई कार्डबोर्ड, और कार्डबोर्ड के ऊपर सिक्का रखा हो, तो जैसे ही हम कार्डबोर्ड को जोर से अलग हटाते हैं तो जो कार्डबोर्ड होता है वो तो आगे चला जाता है, लेकिन जो उसके ऊपर जो सिक्का रखा हुआ होता है वो उसी पानी में गिरता है। ये प्रयोग आप घर पे करके देख सकते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम कार्ड को
आगे खींचते हैं तेजी से तो कार तो गति कर जाता है, लेकिन जो उसके ऊपर सिक्का रखा था वो स्थिर अवस्था में था, तो वो स्थिर ही रहना चाहता था, इसलिए वो अपनी जगह पे ही रहना चाहता था। इसलिए जो कार्डबोर्ड था वो तो गति करके आगे निकल गया, लेकिन जो वो सिक्का था वो उसमें गिलास में ही गिर जाता है। अगला देख सकते हैं कि कांच को पत्थर मारने से कांच टूट जाता है, फूट जाता है, जबकि गोली दागने से छेद हो जाता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि गोली जब अत्यधिक वेग से कांच से टकराती है तो कांच का केवल वही भाग गति में आ पाता है जिसके संपर्क में गोली आती है, तथा शेष भाग जड़त्व के कारण अपने ही स्थान पर रह जाता है। अतः इससे पहले कि कांच का शेष भाग गति में आए, गोली एक साथ गोल छेद बनाती हुई कांच से पार निकल जाती है, जबकि पत्थर के मामले में ऐसा नहीं होता है। इसमें पत्थर के मामले में क्या होता है कि पत्थर का टुकड़ा जब कांच पर मारा जाता है तो उसका वेग इतना अधिक नहीं होता, पहली बात। अब वेग अधिक नहीं होता तो कांच का केवल वही भाग गति में आए जो पत्थर के संपर्क में आता है, उसके आसपास का कांच भी गतिमान अवस्था में आ जाता है, जिससे कि कांच के टुकड़े अलग अलग हो जाते हैं। दूसरा देख सकते हैं, हमारा ये दूसरा अब स्टार्ट होगा गति का जड़त्व। इससे पहले पढ़ रहे थे हम विराम के जड़त्व के बारे में, अब दूसरा क्या है? गति का जड़त्व। तो गति का जड़त्व हम इस तरीके से देख सकते हैं कि गाड़ी, अगर कोई गाड़ी चल रही है और उसमें यात्री खड़े हुए हैं, तो जैसे ही जो ड्राइवर है वो ब्रेक लगाता है तो व्यक्ति आगे की ओर गिरता है। क्यों गिरता है? क्योंकि वो जो व्यक्ति था उसके जो पैर थे वो उसके साथ गति में थे, लेकिन जैसे ही बस रुकेगी तो ऊपर का हिस्सा, नीचे का तो जो पैर थे वो तो रुक जाएंगे, लेकिन ऊपर का हिस्सा गति में ही था तो वो गति में ही रहना चाहता है, इसलिए वो आगे की ओर गिरता है। दूसरा उदाहरण ये देख सकते हैं, जब दौड़ता हुआ घोड़ा अचानक रुकता है तो सवार आगे की ओर गिरता है। जैसे ही घोड़ा रुकेगा सवारी आगे की तरफ आता है। ये विराम के जड़त्व का हम एक और उदाहरण देख सकते हैं कि पेड़ हिलाने पर फल का नीचे गिरना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पेड़ की टहनियों को जब हिलाया जाता है तो वो तुरंत गति में आ जाती है, लेकिन जो उन पर लगने वाले फल हैं वो विराम अवस्था में ही रहते हैं, जिसके कारण वे टहनी से अलग हो जाते हैं। ये उदाहरण भी हम देख सकते हैं विराम का कि कारों में सीट बेल्ट यात्रियों को अचानक ब्रेक लगने वाले झटके की वजह से आगे जाने से बचाती है। गीले कपड़े को तार पर सूखने से पहले कपड़े को कई बार झटकाने से पानी की बूंदें नीचे गिर जाती हैं और कपड़ा जल्दी सूख जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कपड़े को झटकाने से कपड़ा गति में आ जाता है और पानी की बूंदें विराम अवस्था में ही रहती हैं। इसी वजह से कपड़े से अलग हो जाती हैं और ज़मीन पर गिर जाती हैं। तो ये दोनों उदाहरण भी किसके हैं? विराम अवस्था के हैं। ये भी विराम अवस्था, ये भी विराम का जड़त्व, और ये भी विराम का जड़त्व, और ये भी विराम का जड़त्व। तो गति का पहला नियम आप समझ पाए होंगे। जड़त्व का नियम होता है, जड़त्व दो प्रकार का होता है, विराम का जड़त्व और गति का जड़त्व, और इन दोनों के उदाहरण हमने यहाँ पे देख चुके हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं गति का दूसरा नियम, जिसे क्या कहते हैं? हम संवेग का नियम कहते हैं। अब संवेग का नियम क्या होता है ये देखेंगे, तो उससे पहले हमें संवेग के बारे में जानना है कि संवेग क्या होता है, तो इसको समझते हैं सबसे पहले। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले टेनिस और क्रिकेट की गेंदों को समान चाल से एक साथ फेंकने पर हम पाते हैं कि टेनिस की गेंद की तुलना में क्रिकेट की गेंद को रोकने में अधिक बल लगाना होता है। क्यों? क्योंकि उसका द्रव्यमान अधिक होता है। तो इससे यह रिजल्ट निकलता है कि वस्तु को रोकने के लिए आवश्यक बल उसके द्रव्यमान की कैसा होता है? समानुपाती होता है। मतलब जिस गेंद का यहाँ पे द्रव्यमान ज़्यादा था तो उसे रोकने में ज़्यादा बल लगाना पड़ रहा था, टेनिस की गेंद थी उसे रोकने में कम बल लगाना पड़ रहा था। तो यहाँ से ये निष्कर्ष निकालते हैं कि जो वस्तु पर लगने वाला जो बल होता है वो द्रव्यमान के कैसा होता है? समानुपाती होता है। अब हम एक प्रयोग और करते हैं कि जब समान द्रव्यमान वाली दो क्रिकेट की गेंदों को भिन्न भिन्न वेगों से फेंकें तो हम पाते हैं कि जिस गेंद का वेग ज़्यादा होता है उसे रोकने के लिए उतना ही ज़्यादा बल लगाना पड़ता है। ये हमने देखा है अपने जीवन में कि जितनी स्पीड से गेंद आएगी उसे रोकने के लिए उतना ही ज़्यादा ज़्यादा बल लगाना पड़ता है। तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि वस्तु को रोकने के लिए आवश्यक बल उसके वेग के ही समानुपाती होता है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि जो वस्तु की गति की जो कुल मात्रा है, जो मतलब गति की कुल मात्रा है, वो वस्तु के द्रव्यमान पर भी निर्भर कर रही है और वस्तु के वेग पर भी निर्भर कर रही है। तो जो गति की जो कुल मात्रा है इसे ही क्या नाम दिया जाता है? संवेग नाम दिया जाता है। आइए आप समझ पाएंगे कि संवेग क्या होता है। संवेग क्या होता है? वस्तु में गति की कुल मात्रा जो किस पर निर्भर करती है? द्रव्यमान पर और वस्तु के वेग पर। किसी वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल को ही क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं।
तो यहाँ से संवेग की डेफिनेशन निकल के आती है, किसी वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। इसे किससे दिखाते हैं, पी से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, पी से। तो यहाँ पे इसे गणितीय फॉर्म में हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि P इज इक्वल टू एम इंटू वी। एम क्या है यहाँ पे, वस्तु का द्रव्यमान, और वी क्या है, वस्तु का वेग। गति के दूसरे नियम को संवेग का नियम कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो नियम है ये बताता है कि आरोपित बल संवेग को परिवर्तित करता है। न्यूटन की गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। दूसरा नियम क्या कहता है, गति का दूसरा नियम क्या कहता है कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। यदि वस्तु का द्रव्यमान हम m मान लें और वस्तु का प्रारंभिक वेग u मान लें और अंतिम वेग v मान लें, तो F बराबर P माइनस पी डैश अपॉन टी। इसका मतलब ये है, यहाँ पे P क्या है, P हमारा यहाँ पे अंतिम संवेग है और जो P डैश है वो हमारा प्रारंभिक संवेग है। और यदि प्रारंभिक संवेग में से अंतिम संवेग में से प्रारंभिक संवेग को घटा दें और उसमें हम समय का भाग दे दें तो क्या प्राप्त होता है, हमें बल प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया वही F बराबर P माइनस पी डैश अपॉन टी। तो P क्या होता है, संवेग होता है, तो संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, mv। यहाँ पे अंतिम संवेग क्या है, mv, तो यहाँ पे mv ले लिया हमने, और प्रारंभिक वेग क्या है, mv, तो mv ले लिया। अब mv में से mu घटाने पर जो संवेग में परिवर्तन आएगा वो आ जाएगा और इसमें हम t का भाग दे देते हैं। तो आगे अगले स्टेप में हम यहाँ से जो m इन दोनों में कॉमन है इसे भाग ले लेंगे और यहाँ फिर क्या बचता है, v माइनस यू अपॉन में t। और जो v माइनस यू अपॉन टी हुआ ये क्या है, ये वेग में परिवर्तन है। और वेग में परिवर्तन क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। त्वरण को किससे दिखाते हैं, ए से। तो यहाँ पे सीधे क्या रख देंगे, हम ए रख देंगे। तो क्या निकल के आएगा, F इज इक्वल टू एम ए। तो यहाँ से ये जो परिभाषा है, जो सूत्र है, ये निकल रहा है किसका, बल का निकल रहा है। तो जो न्यूटन की गति का दूसरा नियम है ये बल की परिभाषा देता है। इस नियम के अनुसार वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान और उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के समानुपाती होता है। F इज इक्वल टू एम इंटू ए इज इक्वल टू त्वरण। अब संवेग के दूसरे नियम के हम यहाँ पे हमारे जीवन में उदाहरण देख सकते हैं। पहला उदाहरण, एक गेंद पड़ते समय एक गेंद गिरते समय, ये सॉरी यहाँ पे गलती से लिख गया है, एक गेंद गिरते समय एक गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेता है। क्यों खींचता है, क्योंकि वो समय को बढ़ाता है। जो अपॉन में टी आ रहा था ना, उसका मान बढ़ेगा तो बल का मान कम ऑटोमेटिक हो जाएगा। यहाँ से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे अपॉन में टी आ रहा है, अगर इसमें हम टी का जितना टी का मान ज़्यादा होगा बल का मान उतना ही कम होगा। इसलिए यहाँ पे ये अपने हाथों को खिलाड़ी इसलिए पीछे खींचता है क्योंकि वो टाइम को बढ़ाता है। टाइम को बढ़ाएगा तो ऑटोमेटिक, जब वो टाइम को बढ़ाएगा तो जो बल का मान होगा वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसलिए जो एक खिलाड़ी होता है वो गेंद कैच पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेता है। दूसरा हम ये भी देख सकते हैं कि वाहनों में यात्रियों को झटके से बचने के लिए शॉक ऑब्जर्वर का मतलब होता है, जिन्हें हम शॉकर बोलते हैं अपनी भाषा में, लगाए जाते हैं। क्योंकि झटके के दौरान जो गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है उस गतिज ऊर्जा को यह शॉक ऑब्जर्वर क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है और अन्य ऊष्मा में बदल देता है, जिससे कि झटके की तीव्रता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब तीसरा नियम है हमारा क्रिया प्रतिक्रिया नियम। तो क्रिया प्रतिक्रिया नियम क्या कहता है, इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के विपरीत तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। अर्थात यदि एक वस्तु दूसरी वस्तु पर जितना बल आरोपित करती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में आरोपित करेगी। इसे ही न्यूटन का तीसरा नियम या क्रिया प्रतिक्रिया नियम कहते हैं। आगे चलते हैं, इसके उदाहरण देखते हैं हम कि बंदूक से गोली छूटते समय पकड़ने वाले व्यक्ति को पीछे से झटका लगता है। जैसे हम बंदूक चलाते हैं तो बंदूक की जो गोली है वो तो आगे जाती है, लेकिन वो जो बंदूक है वो पीछे की तरफ भागती है। इसलिए बंदूक चलाने वाले व्यक्ति को झटका महसूस होता है। क्यों, अब वो पीछे की तरफ क्यों भाई, क्योंकि क्रिया की तरफ होगी आगे तो प्रतिक्रिया की तरफ होगी पीछे। गोली की तरफ गई आगे तो बंदूक की तरफ गई पीछे। ऐसे ही चप्पू चलाने पर नाव आगे बढ़ती है। मतलब जब ये जो चप्पू होता है, जब इसे चलाते हैं ये पानी को पीछे की ओर धकेलता है, और जब ये पीछे की ओर धकेलता है तो पानी पीछे की ओर जाता है, तो नाव किधर जाएगी, आगे की ओर। तीसरा, हम रॉकेट एवं वायुयानों की गति जो देखते हैं, जो उड़ते हैं रॉकेट एवं वायुयान, तो ये जो गैस है ये नीचे की तरफ आ रही है, तो ये गैस नीचे की तरफ आती है और जो
वायुयान हो या रॉकेट होते हैं वो कहाँ जाते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं। दूसरा, जब कोई व्यक्ति नाव से उतरता है तो नाव पीछे की ओर खिसक जाती है। जैसे ही नाव पे से कोई व्यक्ति इधर जैसे उतरेगा तो व्यक्ति इधर बल लगा रहा है, तो नाव, जब नाव से बल इधर जा रहा है तो नाव किधर जाएगी, इधर जाएगी। तो आई होप आप समझ पाए होंगे नियमों को। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।